कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच बना वो होटल हर आने वाले मुसाफिर को अपनी तरफ खींच लेता था। यहाँ की रौनक ही कुछ अलग थी। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। शिवराज चौहान इस वक्त उसी होटल के फर्स्ट फ्लोर के रेस्टोरेंट में अपने कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग में बैठा हुआ था। उसने ये जगह इसलिए चुनी थी ताकि उसके विदेशी बिजनेस पार्टनर्स इंडिया के खूबसूरत और सुकून भरे माहौल में बिजनेस की बातों के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती का भी मज़ा ले सकें। शिवराज भी काफ़ी समय बाद कश्मीर आया था। मुंबई के शोर और बिजनेस की भागदौड़ में उसे कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिला था, लेकिन ये जगह मुंबई की भागदौड़ से बिल्कुल अलग और बहुत ही शांत थी। वो अपने सामने बैठे पार्टनर्स को लैपटॉप घुमाकर दिखाते हुए बोल रहा था, मुझे लगता है कि हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये जगह बहुत ही सही रहेगी। सामने बैठे तीनों लोग बड़ी ही दिलचस्पी से उसकी बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे बता भी रहे थे कि वे उसकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत हैं। तभी अचानक एक नन्ही सी आवाज़ ने सबको चौंका दिया। बाबा! शिवराज ने हैरान होकर नीचे देखा। पता नहीं कहाँ से ये 3 साल का बच्चा उसके पास आकर उसकी टांग से लिपट गया था और उसे बाबा बाबा कह रहा था। शिवराज जितना हैरान था उतना ही समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो हैरानी से उस बच्चे को देख रहा था। उसकी खूबसूरत भूरी आंखें बिल्कुल शिवराज जैसी थीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बच्चा फिर बोला, पापा आप आ गए। उसकी आवाज़ में ऐसी मासूमियत थी जो सीधा शिवराज के दिल को छू रही थी। शिवराज कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसका हाथ लैपटॉप पर ही रुक गया। बच्चा पूरे हक से उसकी टांगों से लिपटकर उसकी गोद में चढ़ गया था और आराम से बैठ गया था, जैसे वो रोज ही शिवराज से मिलता हो, जबकि शिवराज उसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया था। सामने बैठे बिजनेस पार्टनर्स मुस्कुरा पड़े थे। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, वाओ कितना क्यूट बच्चा है। क्या ये आपका बेटा है मिस्टर शिवराज? शिवराज ने चौंक कर जैसे होश में आया, मेरा बेटा? उसने खुद ही हैरानी में दोहराया। बच्चा उसकी गोद में बैठा बड़े ध्यान से लैपटॉप देखने लगा था। वो उसके साथ इतना घुल मिल गया था जैसे सच में उसका ही बेटा हो। तीनों बिजनेस पार्टनर उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे, जैसे जानना चाहते हो कि क्या सच में ये बच्चा उसी का है। तभी शिवराज के कानों में एक औरत की आवाज़ पड़ी, ठीक है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे विहान! विहान कहाँ गया? वो किसी को ढूंढ रही थी। ये आवाज़ सुनते ही शिवराज जैसे जम सा गया। वो इस आवाज़ को कैसे भूल सकता था। उधर वो लड़की एक वेटर से पूछ रही थी, मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी। यहाँ मेरा 3 साल का बेटा था, आपने उसे देखा? तभी उसकी नज़र दूर से शिवराज की गोद में बैठे बिहान पर पड़ गई। उसने शायद अभी तक शिवराज का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन अपने बच्चे को पहचान लिया था। वो जल्दी से वहाँ आई और बोली, विहान ऐसे डराते हैं क्या मम्मा को? चलो इधर आओ, ऐसे किसी की गोद में नहीं बैठते। वो झुककर बच्चे को उठाने लगी, लेकिन बिहान ने शिवराज से और कसकर लिपट गया। नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के पास रहना है। बच्चे के मुंह से पापा सुनकर उसने पहली बार उस आदमी का चेहरा देखा जिसकी गोद में उसका बेटा था। उसकी सुरमई आंखें शिवराज की हल्की भूरी आंखों से टकराईं और वो जैसे वहीं ठहर गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसे गहरा झटका दे दिया हो। वो 2 कदम पीछे हट गई और हैरानी से शिवराज को देखने लगी। शायद उसने कभी सोचा नहीं था कि 4 साल बाद उसे शिवराज चौहान कश्मीर में इस तरह मिल जाएगा। शिवराज भी उसे पहचान चुका था। उसके होठों से बस टूटी सी एक हल्की आवाज़ निकली, उर्वशी। बिहान मैं बोल रही हूँ, इधर आओ। उर्वशी जो कुछ पहले जैसे पत्थर की तरह खड़ी रह गई थी, अब जल्दी से होश में आई और बच्चे को उठाने लगी। लेकिन बिहान किसी भी हाल में माँ के पास जाने को तैयार नहीं था। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पापा के पास रहना है, वो अपनी टूटी फूटी आवाज़ में जिद कर रहा था। तभी शिवराज के एक बिजनेस पार्टनर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ये आपकी वाइफ है मिस्टर शिवराज? ये सुनकर उर्वशी को लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। उसने पहली बार सामने बैठे उन तीनों लोगों को देखा जिन्हें उसने पहले नोटिस नहीं किया था। शिवराज ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, आई एम सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। अगर आप चाहें तो हम
ये मीटिंग कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वो बिहान को गोद में लिए कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उनमें से एक ने कहा, ओके ठीक है, क्यों नहीं। शिवराज ने शुक्रिया भरी नज़रों से उन्हें देखा। तभी दूसरे आदमी ने मुस्कुराकर कहा, वैसे आपकी वाइफ और आपका बेटा बहुत ही क्यूट है। आपकी फैमिली बहुत ही प्रिटी है। ये सुनकर शिवराज के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, चाहे वो चाहकर भी उसे छुपा नहीं पाया। तीनों लोग रेस्टोरेंट से बाहर चले गए और उर्वशी हैरानी से उन्हें देखती रह गई। प्रिटी फैमिली, वो हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोली। फिर उसने बिहान से कहा, चलो बिहान, घर जाने का टाइम हो रहा है, तंग मत कर रहा हूँ वरना डांट पड़ेगी। इससे पहले कि शिवराज कुछ कहता, उर्वशी ने जबरदस्ती बिहान को उसकी बाहों से ले लिया, लेकिन बिहान फिर से शिवराज की तरफ जाने के लिए मचलने लगा। उर्वशी जैसे ही पलटने लगी, शिवराज ने बिना एक पल गवाए उसकी कलाई पकड़ ली। उसके कदम वहीं थम गए। उर्वशी को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसका हाथ शिवराज के हाथ में था। शिवराज धीमे से बोला, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। उर्वशी अपनी कलाई छुड़ाने लगी, लेकिन उसने पकड़ थोड़ी और कस ली। प्लीज़ एक बार मुझे बात करने का मौका तो दे दो। उसके लहजे में सच में गुजारिश थी। उर्वशी हैरान रह गई। शिवराज चौहान, जो कभी अपने घमंड और रौब के लिए जाना जाता था, आज पहली बार उसके सामने खड़ा होकर विनती कर रहा था। ये वही आदमी नहीं लग रहा था जिसे वो 4 साल पहले छोड़कर गई थी। शिवराज जल्दी से बोला, बस कुछ मिनट, तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। उर्वशी की आंखों में थोड़ी नरमी देखकर उसने फिर कहा, प्लीज़। इस बार उर्वशी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। दोनों की नज़रें मिली, बिना कुछ बोले जैसे बहुत सी बातें हो गई हों। 5 मिनट बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। शिवराज ने अपना बैग कंधे पर डाल रखा था, जिसमें उसका लैपटॉप और ज़रूरी कागज़ थे। वे दोनों कश्मीर की ठंडी और खूबसूरत सड़कों पर साथ साथ चल रहे थे। शिवराज ने बिहान को गोद में उठा रखा था और बिहान खुशी से उसके सीने से लगा हुआ था। उर्वशी चुपचाप उसके साथ चल रही थी। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रही। शिवराज समझ नहीं पा रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें, लेकिन आखिर उसे ही बोलना पड़ा। तुम बिना बताए मुंबई से यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा, कितने साल। उसकी आवाज़ में टूटन साफ सुनाई दे रही थी। उर्वशी के होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आई। वो बोली, जब मुझे लगा कि वहाँ मेरी कोई जगह नहीं रही, जब मैं एक अनचाहा रिश्ता बनकर रह गई थी, एक अनचाही बीवी, तब मैंने सोचा कि आपकी होने वाली बीवी के लिए वो जगह छोड़ देना ही ठीक है। मैं नहीं चाहती थी कि जब आपकी पसंद की पत्नी उस घर में आए तो मेरा उसे वजूद दिखे। वो ये नहीं कह पाई थी कि वो शिवराज को किसी और के साथ बांट नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। शिवराज थोड़ा गुस्से में बोला, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? उसकी आवाज़ में सख्ती आ गई। उर्वशी शांत लहजे में बोली, हर बात कहने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। इंसान के बर्ताव, हालात और जज्बात बहुत कुछ समझा देते हैं। वो कहना चाहती थी कि तुमने रोकने की कोशिश भी तो नहीं की थी। शिवराज ने फिर पूछा, लेकिन तुम्हें ये क्यों लगा कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उर्वशी ने सीधी उसकी आंखों में देखा और बोली, आप दूसरी शादी करने वाले थे। आप एक खुशहाल फैमिली बनाने वाले थे जहाँ मेरी कोई जगह नहीं थी। मुझे लगा शायद मेरे बच्चे की भी वहाँ जगह नहीं होगी और शायद ये भी आपके लिए एक अनचाहा वजूद बन जाता। कहीं आप इसे ख़त्म ही न कर दें, इसलिए चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके शब्द जैसे शिवराज को अंदर तक तोड़ रहे थे। शिवराज बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन 4 साल की दूरी जैसे उसके शब्दों को रोक रही थी। कुछ देर बाद उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है? तुम्हें क्या हक था ये फैसला करने का कि मुझे अपने बच्चे के बारे में जानने का हक है या नहीं? मैं उसका बाप हूँ, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी औलाद दुनिया में आने वाली है। उर्वशी का दिल चाहा कि वो सच्चाई बता दे, लेकिन सच्चाई इतनी दर्दनाक थी कि उसके होठ फिर से खामोश रह गए और उसे पूरा यकीन था कि शिवराज उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उर्वशी ने अचानक पलटकर सख्ती से कहा, औलाद किस औलाद की बात कर रहे हैं आप? शायद वही औलाद जिसके बारे में आपने कभी कहा था कि तुम्हारे वजूद से मैं अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कुछ याद आया आपको? उसकी बात सुनकर
शिवराज के कानों में अपने ही कहे पुराने शब्द गूंज गए थे। उसे अंदर तक चोट लगी। वो कहना चाहती थी कि अब वो पहले जैसी नहीं रही, मगर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए थे। उर्वशी आगे बोली, हमारा रिश्ता पहले कैसा था ये आप भी जानते हैं। उसी को देखकर मुझे लगा कि आपको इस बच्चे के बारे में बताना बेकार है, इसलिए चुप रहना ही ठीक समझा। और जहाँ तक मेरे बच्चे पर हक की बात है, तो औलाद पर सबसे ज़्यादा हक माँ का होता है, सिर्फ माँ का। और वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपने तो दूसरी शादी कर ली होगी, अब तो आपके भी बच्चे होंगे और आप अपनी नई ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आखिर आपकी शादी आपकी मोहब्बत से जो हुई थी। वो सख्ती से बोल रही थी और शिवराज चुपचाप उसे देखता रह गया। उर्वशी ने बिहान को उसकी बाहों से लेकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, अब आपको वापस जाना चाहिए, इतने मिनट बात करने के लिए काफ़ी है। शिवराज बेबसी से उसे देखता रह गया। उर्वशी ने आगे कहा, हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, मैं काम करती हूँ, कमाती हूँ और अपने बच्चे को पाल सकती हूँ। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कोई मुलाकात ही नहीं हुई थी। मुझे अपनी ज़िंदगी का एक कड़वा हादसा समझकर भूल जाइएगा। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फिर से शिवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या वो उसे ऐसे जाने देता? बिल्कुल नहीं। शिवराज सख्त आवाज़ में बोला, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हर फैसला खुद कर लो? शायद तुम भूल गई हो कि तुम अब भी मेरी ही शादी में हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे हक है तुम्हें अपने साथ ले जाने का। उर्वशी हैरानी और गुस्से से उसे देखती रह गई, फिर बोली, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अभी भी आपकी शादी में हूँ और आप मेरे पति हैं। मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आपके साथ जाने की बात है, तो ये बात अपने दिमाग से अच्छे से बिठा लीजिएगा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। उसकी आंखों में एक पल को डर आया था, लेकिन शिवराज जैसे फैसला कर चुका था। वो बोला, मैं तुम्हें लिए बिना अब कश्मीर से नहीं जाऊंगा। एक तो तुम बिना बताए घर छोड़कर चली गई। मैं पागलों की तरह तुम्हें हर जगह ढूंढता रहा और अब जब तुम मिली हो और मुझे पता चला है कि मेरा एक बेटा भी है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ दूंगा। ऐसा अब नहीं होगा। तुम मेरे साथ चल रही हो और ये मेरा फैसला है। शिवराज के लहजे में अब साफ हुक्म था। उर्वशी को भी गुस्सा आने लगा। उसने सख्ती से कहा, मैं वो 4 साल पहले वाली उर्वशी नहीं हूँ जो आपकी हर बात मान लेती थी। अब आपको मुझ पर हक नहीं है और आप मुझे अपनी उस खुशहाल ज़िंदगी में वापस क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ आपकी उस बीवी के लिए परेशानी बनूंगी और मैं किसी की ज़िंदगी में परेशानी नहीं बनना चाहती। वो लगातार आपकी बीवी की बात दोहरा रही थी और ये सुनकर शिवराज अब थक चुका था। वो झुंझलाकर बोला, ये क्या बार बार मेरी बीवी लगा रखा है? तुम भी मेरी बीवी ही हो और मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। तुम मेरे साथ चल रही हो। शिवराज की आवाज़ ऊंची हो गई। उर्वशी भी पीछे हटी नहीं। वो बोली, मैं कह चुकी हूँ कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। आपकी वजह से मैं अपनी 4 साल की बनाई हुई सुकून भरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? शिवराज समझ गया था कि वो आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने सख्त होकर कहा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या पता तुम 4 साल मेरे बिना कहाँ और कैसे रही हो। तुम अभी भी मेरी शादी में हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नज़रों के सामने रहो, ताकि मुझे पता चले कि तुम कितनी वफादार हो। और मैं तुम्हें अपनी पत्नी होते हुए किसी और के बारे में सोचने भी नहीं दूंगा। उर्वशी जो कुछ कहने वाली थी, उसके सारे शब्द गले में ही रुक गए थे। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। उसने हैरानी से पूछा, आप होश में तो हैं? आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं? शिवराज ने गले में उठती कसक को दबा लिया और बोला, तुम जैसा समझना चाहो समझ लो, मगर तुम मेरे साथ चलोगी ये तय है। उर्वशी का गुस्सा अब फूट पड़ा था। वो बोली, आप खुद दूसरी शादी करें और ऊपर से मेरे किरदार पर उंगली भी उठाएं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? आपको क्या मैं बेवफा लगती हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी पत्नी होते हुए किसी और आदमी के साथ रिश्ता रखती हूँ? आपने मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच लिया? वो गुस्से में काँप रही थी और शिवराज चुपचाप उसे देखता रह गया। अगर मैं इतनी ही बुरी औरत हूँ तो मुझे तलाक दे दीजिए और ये बात यहीं ख़त्म कर दीजिए। अब मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं रहा
और जब रिश्ता ही नहीं रहा तो मैं अपनी ज़िंदगी जैसे चाहूँ वैसे जीने के लिए आज़ाद हूँ। कोशिश कीजिए कि आगे से मेरे सामने मत आइए। चाहे आंधी आए या तूफान, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा शहर है, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी। आपको आपका मुंबई वाला बड़ा सा बंगला, आपकी मनचाही खूबसूरत बीवी और आपकी खुशहाल फैमिली मुबारक हो। बस मुझे बख्श दीजिए। ये कहकर उर्वशी उसके सामने हाथ जोड़ चुकी थी। शिवराज कुछ कह पाता उससे पहले ही वो तेज कदमों से पलट गई और दूर जाने लगी। शिवराज वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। एक बार फिर वही उसकी आंखों में आंसुओं की वजह बन गया था, जबकि वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। उधर उर्वशी उससे दूर जाती हुई अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। आखिर इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई उसके किरदार पर शक करने की। उसे क्या पता कि इन सालों में उसने क्या क्या सहा है। वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके सामने बीता हुआ वक्त किसी खुली किताब की तरह घूमने लगा और उसका मन फिर से अतीत में चला गया। वो मुंबई का एक छोटा सा घर था। उस वक्त उर्वशी किचन में खड़ी चाय बना रही थी। छोटे से आंगन से लगे ड्राइंग रूम में वीरेंद्र चौहान अपनी दोस्त की बहू कुसुम देवी के सामने बैठे थे और दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। तभी उर्वशी चाय लेकर किचन से बाहर आई और ट्रे टेबल पर रख दी। वो उसके बाबा के पुराने जानने वाले थे और उन्हें वो दादा कहती थी। वो वीरेंद्र चौहान के पास बैठ गई। तभी कुसुम देवी ने भारी आवाज़ में कहा, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं रहा भाई साहब। मुझे अपनी नहीं, बस अपनी बेटी की फिक्र है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके बाद इसका क्या होगा? मैं इसे किसके सहारे छोड़ जाऊंगी? ये दुनिया बहुत ही जालिम है। लड़कियों को खुलकर सांस भी नहीं लेने देती। सोच सोच कर मेरी जान निकल जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर उर्वशी का दिल भर आया। उसे लगा काश वो पैदा ही ना होती तो उसकी माँ को इतनी चिंता ना होती। वो घबरा कर बोली, अम्मा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत क्या करो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी, आप ही समझाइए ना इन्हें। ये हर वक्त ऐसी बातें करती रहती हैं। उसने बेबसी से अपने दादा की तरफ देखा। वीरेंद्र चौहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने कुसुम देवी से कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बच्ची के सामने ऐसी मायूसी वाली बातें मत किया करो, इसे भी परेशान कर देती हो। उनके हल्के से डांटने पर उर्वशी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुसुम देवी ने आह भरते हुए कहा, क्या करूं भाई साहब, इसकी फिक्र लगी रहती है। सोचती हूँ जल्दी से इसका अच्छा सा रिश्ता देखकर और इसकी शादी कर दूं। ये अपने घर चली जाएगी तो कम से कम मैं सुकून से मर तो सकूंगी। वैसे भी डॉक्टर कह चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यह सुनते ही उर्वशी की मुस्कान गायब हो गई। उसके दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वीरेंद्र चौहान झुंझलाकर बोले, कितनी बार कहा है कि बार बार मरने की बातें मत क्या करो, और अभी से इसकी शादी की चिंता क्या लग गई? उम्र ही क्या है इसकी, अभी तो ये सिर्फ 16 साल की है। ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है, शादी की नहीं। और तुम इसके दिमाग में अभी से ये सब मत भरो। मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगी। वो बिल्कुल वैसे ही डांट रहे थे जैसे कोई पिता अपनी बेटी को डांटता है। कुसुम देवी ने धीरे से कहा, मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ। डॉक्टर कह चुके हैं कि कैंसर आखिरी स्टेज पर है और अब ये ठीक नहीं हो सकता। वैसे भी मौत तो एक दिन आनी ही है, ये बीमारी बस उसका बहाना बन जाती है। बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा, इसे अपनी जिम्मेदारी में ले लीजिएगा, इसे कभी अकेला मत छोड़िएगा। ये सब सुनकर उर्वशी की आंखों में आंसू भर आए और वो और उस जगह नहीं बैठ पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जब वो बहुत छोटी थी तब उसके पापा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे अकेले पाला था। वीरेंद्र चौहान का एक ही बेटा था, रघुवेंद्र चौहान, जो बहुत ही अमीर थे और उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। उनका एक ही बेटा था शिवराज, लेकिन वीरेंद्र चौहान और उनकी पत्नी कभी उर्वशी के घर नहीं जाते थे। उन्हें ज़्यादा गरीब लोग पसंद नहीं थे। हाँ, उनके दादा वीरेंद्र चौहान कभी कभी मिलने आ जाते थे। उर्वशी की माँ ने हमेशा बहुत सादगी से ज़िंदगी बिताई थी और उर्वशी भी हर हाल में खुश रहती थी। लेकिन जब से कुसुम देवी को पता चला था कि उन्हें कैंसर है,
तब से उन्हें हर समय उर्वशी के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। इसी वजह से आज उन्होंने दादा को भी बुलाया था और उनके मन में अब उर्वशी की शादी करवाने का ख्याल चल रहा था, जबकि उर्वशी अभी शादी के लिए बहुत ही छोटी थी और वो तो बस पढ़ना चाहती थी। उन्होंने अभी अभी 10वीं पास की थी। माँ की ऐसी बातें उसे बहुत दुख देती थी, क्योंकि इस दुनिया में माँ के अलावा उसका कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। उधर बाहर वीरेंद्र चौहान अब गंभीर होकर कुसुम देवी से बोल रहे थे। ये कैसी बातें कर रही हो? शादी कोई मजाक है क्या? कुसुम देवी ने कहा, तो शादी तो नहीं, कम से कम कोई अच्छा रिश्ता तो मिल जाए तो मैं इसका रिश्ता ही तय कर दूं। मुझे तो बस इसकी चिंता है। आपका बेटा और बहू तो मेरी बेटी को बहू बनाकर नहीं लाएंगे। अगर इसे कोई सहारा मिल जाए तो मैं सुकून से रह सकूंगी। आखिर अपना ही बच्चा है, शायद शिवराज ही इससे शादी कर ले। उनकी बात सुनकर वीरेंद्र चौहान चुप हो गए। सच तो ये था कि उनके दिल में भी कहीं न कहीं यही उम्मीद थी कि काश शिवराज और उर्वशी की शादी हो जाए। शिवराज उनके सामने ही बड़ा हुआ था, अपना बच्चा था। बचपन में वो उर्वशी से बहुत लगाव रखता था। जब भी घर आता तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लाता। इसलिए कुसुम देवी के दिल में भी एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुसुम देवी के दिल में यही उम्मीद थी कि शायद शिवराज उर्वशी का अच्छे से ख्याल रखेगा। इसलिए उनके दिल की बात आखिर जुबान पर आ ही गई थी। ये सुनकर वीरेंद्र चौहान थोड़ा चौंक गए थे। शायद कुसुम देवी ने उन्हें एक नया रास्ता दिखा दिया था। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर फैसला करके तुम्हें बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं कुछ न कहूँ तब तक बच्ची के सामने शादी की बात मत करना। वो पहले से ही परेशान हो रही है, ऐसे में और बीमार पड़ जाएगी। फिर उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ तुम दोनों हमारे साथ चलकर रहा करो। मैं रघुवेंद्र से बात कर लूँगा। तुम लोग हमारे घर पर ही रह लिया करो। आखिर दो ही लोग हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक बार फिर कुसुम देवी को अपने साथ बेटे के घर चलने के लिए कहा था, लेकिन हमेशा की तरह कुसुम देवी ने मना कर दिया। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आप जानते हैं भाभी को हमारा वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। 2-4 दिन की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मैं अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को वहाँ कोई मुश्किल हालात देखने पड़े। जब तक मैं जिंदा हूँ हम इसी घर में रहेंगे। जब तक मेरी किस्मत में मौत लिखी होगी तब आ जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो उर्वशी को अपने साथ ले जाइएगा। वो साफ साफ अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी। वीरेंद्र चौहान ने माथा दबाया। कुसुम देवी जितनी स्वाभिमानी थी उतनी ही जिद्दी भी थी। उन्होंने आखिर नरमी से कहा, ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ और फिर तुमसे बात करूँगा। तब तक उर्वशी की शादी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो और तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो। ये सुनकर कुसुम देवी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपका साया हमारे सिर पर है। आपके अलावा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर गए थे। भाई बहन अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रही हूँ। अब मेरी आखिरी उम्मीद बस आप ही हैं। वीरेंद्र चौहान ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाए। थोड़ी देर बैठने के बाद वो वहाँ से चले गए। मगर उस रात उर्वशी बिल्कुल सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दादा क्या फ़ैसला करेंगे और माँ की बातों का उन पर कितना असर हुआ होगा। उधर इस छोटे से घर से दूर मुंबई के एक खूबसूरत इलाके में बना बड़ा सा बंगला अपनी शान और खूबसूरती का साफ सबूत था। उसी बंगले के स्टडी रूम में इस वक्त वीरेंद्र चौहान गहरी सोच में बैठे थे। तभी शिवराज किसी किताब की तलाश में वहां आया और दादा को बैठे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। वो समझ सकता था कि जब भी दादा अंकल के घर से लौटते थे तो कुछ परेशान हो जाते थे। 20 साल का शिवराज उनके सामने आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है दादाजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसकी बात सुनकर वीरेंद्र चौहान जैसे होश में आए। उन्होंने कहा, नहीं, बस कुछ सोच रहा था। शिवराज बोला, जब से आप अंकल के घर से आए हैं मुझे आप बहुत ही परेशान लग रहे हैं। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बात कर सकते हैं। वीरेंद्र चौहान ने हैरानी से शिवराज को देखा। उनके दिमाग में कुसुम देवी की बातें घूमने लगीं। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने शिवराज से बात करने का फैसला किया।
उन्होंने पूछा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम मुझे दोगे? शिवराज ने तुरंत कहा, आप कुछ भी मांग कर देख लीजिए दादाजी, इसमें पूछने वाली बात क्या है? वीरेंद्र चौहान बोले, मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारा। वो बात करते करते शिवराज के चेहरे के भाव देख रहे थे। शिवराज ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ऐसी क्या बात है दादाजी कि आप कहने में झिझक रहे हैं? तब वीरेंद्र चौहान ने धीरे से कहा, तुम्हारी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो आजकल उर्वशी को लेकर बहुत ही परेशान है और चाहती हैं कि उसकी शादी जल्द हो जाए। लेकिन उसकी उम्र अभी बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारी और उर्वशी की सगाई हो जाए तो कुसुम को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। वैसे भी उर्वशी के लिए तुमसे बेहतर लड़का मुझे नहीं लगता, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें मजबूर करूँगा। वीरेंद्र चौहान ने गहरी सांस लेकर सारी बात साफ साफ कह दी। ये सुनकर शिवराज कुछ देर के लिए चुप हो गया और सोच में पड़ गया। शायद उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी ऐसे सोचा नहीं था। वीरेंद्र चौहान बोले, मैं चाहता तो हूँ लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूँगा। शिवराज ने आखिर कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, आपको यही सही लगता है तो आप शादी करवा दीजिए, मुझे उर्वशी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन शायद मम्मी पापा को इस शादी से कोई ऐतराज़ हो सकता है। अगर वो मान जाएं तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं, जैसा आपको सही लगे। शिवराज को भी उर्वशी से शादी करने में कोई परेशानी नहीं थी। ये सुनकर वीरेंद्र चौहान बहुत खुश हो गए। उन्होंने खुशी से कहा, शिवराज तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, मैं खुद तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लूँगा और फिर कुसुम देवी को भी बता दूँगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हो जाए। शिवराज ने हैरानी से दादाजी की तरफ देखा जो बहुत ही खुश लग रहे थे। उन्हें खुश देखकर वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वैसे भी उस समय तक शिवराज की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी और उसने अभी तक शादी के बारे में कभी गंभीरता से सोचा भी नहीं था। अगर दादा चाहते थे कि उसकी शादी उर्वशी से हो जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आने वाले वक्त में किस्मत उसके साथ कैसा खेल खेलने वाली है। जब वीरेंद्र चौहान ने अपने बेटे रघुवेंद्र चौहान से इस शादी के बारे में बात की तो उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन उनकी पत्नी सुनैना देवी को ज़रूर ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। वो तो अपने बेटे के लिए अपने दोस्त की बेटी को ही बहू बनाकर लाना चाहती थी। उन्हें उर्वशी और कुसुम देवी दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उनके घर रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहती थी। लेकिन पति और ससुर की बात के आगे वो चुप रह गई। वैसे भी अभी सिर्फ शादी की रस्म हो रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि फ़िलहाल चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि शिवराज भी अभी इस शादी के लिए तैयार था। इसलिए वो इस समय कोई हंगामा नहीं करना चाहती थी। हाँ, उनके मन में ये ज़रूर था कि मौका मिलते ही वो इस रिश्ते को ख़त्म ज़रूर करवा देंगी। जब वीरेंद्र चौहान ने कुसुम देवी और उर्वशी से इस शादी के बारे में बात की तो दोनों मान गईं। उर्वशी तो कैसे मना करती, क्योंकि वो बचपन से ही कहीं ना कहीं शिवराज को पसंद करती थी। जब भी वो अपनी ज़िंदगी या शादी के बारे में सोचती तो उसके दिमाग में सिर्फ शिवराज ही आता था। वो उसे अपना आदर्श मानती थी और उससे दिल ही दिल में प्यार भी करती थी। इसलिए उसने बिना किसी हिचक के शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो गई और शादी के बाद उर्वशी बहुत ही खुश रहने लगी। इसी बीच उसकी मैट्रिक का रिज़ल्ट भी आ गया था। दादाजी ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और उसकी पढ़ाई का सारा खर्च भी खुद ही उठाने लगे। उर्वशी भी अब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी थी, लेकिन ये सुकून ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। करीब 6 महीने बाद अचानक कुसुम देवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उर्वशी और वीरेंद्र चौहान उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा ना सके और उनकी मौत हो गई। उस दिन उर्वशी बहुत रोई थी। पिता का प्यार तो उसने बस दादाजी की शक्ल में ही देखा था और अब उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसका दुखी होना तो स्वाभाविक था, लेकिन अब वीरेंद्र चौहान उसे अकेले उस घर में नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए माँ की मौत के बाद वो उसे अपने साथ चौहान हाउस ले आए थे। शिवराज को उसे वहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं थी और रघुवेंद्र चौहान को भी नहीं, लेकिन सुनैना देवी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर भी वो अपने ससुर और पति की वजह से चुप रहती थी, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे लोग उन्हें गलत समझें।
धीरे धीरे समय बीतने लगा और उर्वशी भी अपने माँ के गम से बाहर आने लगी। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन वो हमेशा उस दुख में डूबी नहीं रह सकती थी। उसे ज़िंदगी आगे बढ़कर जीनी ही थी। देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। उर्वशी का इंटर भी पूरा हो चुका था और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन इसी बीच वीरेंद्र चौहान ने नोट्स किया कि शिवराज का ध्यान अब दूसरी लड़कियों की तरफ जाने लगा है। यूनिवर्सिटी में उसकी दिलचस्पी किसी और लड़की में बढ़ रही थी। ये देखकर उन्होंने तुरंत उर्वशी की पढ़ाई रुकवा दी और उसकी शादी का फैसला कर दिया। ये सुनकर शिवराज हैरान रह गया और बोला, दादाजी, अभी इतनी जल्दी शादी की क्या ज़रूरत है? मैं अभी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ, उसके बाद पापा का बिजनेस संभालना चाहता हूँ। असल में शिवराज का दिल पिछले 1 साल से किसी और लड़की की तरफ झुक चुका था, इसलिए वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो दादाजी को साफ मना नहीं कर सकता था। उधर वीरेंद्र चौहान भी अपने पोते की हरकतों से अनजान नहीं थे। शिवराज की यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम काव्या था। शुरू में दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे काव्या की अदाओं में शिवराज इस तरह खो गया कि उससे प्यार करने लगा। वो ये भूल गया था कि उसकी पहले ही उर्वशी से सगाई हो चुकी है और उसकी ज़िंदगी में पहले से ही एक लड़की है। अब वो धीरे धीरे काव्या के प्यार में इतना डूबता जा रहा था कि उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। फिर भी वो दादाजी के खिलाफ नहीं जा सकता था। वीरेंद्र चौहान ने सख्त लहजे में कहा, मैंने कह दिया है कि तुम्हारी और उर्वशी की शादी होगी और इसी महीने होगी। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। मैं तुम्हें कमाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तब आराम से बिजनेस संभाल लेना, लेकिन शादी अब ज़रूरी होगी। वैसे भी उर्वशी अब बड़ी हो चुकी है और तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, इसलिए बेहतर है कि शादी कर दी जाए। वीरेंद्र चौहान ने बड़ी समझदारी और धैर्य के साथ इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश की थी। उधर उर्वशी तो शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। हाँ, वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन अगर दादाजी उसकी शादी करवाना चाहते थे तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर भी शादी करने के लिए तैयार थी। उसने तो सालों से शिवराज के सपने देखे थे और वो हर हाल में उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि इन दिनों शिवराज का दिल कहीं और लगने लगा है। उधर जब शिवराज ने काव्या से शादी की बात की तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। क्या मतलब, हम अभी शादी कर लें? उसने हैरानी से कहा, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम कोई काम भी नहीं करते। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बिजनेस संभालना शुरू करो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। ऐसे कैसे मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ? काव्या की ये बात सुनकर शिवराज को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें काव्या? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो शादी करने में क्या दिक्कत है? शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा और बिजनेस की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, आखिर उसे मुझे ही संभालना है। मैं उनका इकलौता वारिस हूँ और अगर तुमने शादी करने से मना कर दिया तो दादाजी मेरी शादी उर्वशी से करवा देंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए उर्वशी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। उसके लहजे में बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही काव्या को पता चला कि शिवराज की पहले ही सगाई हो चुकी है, वो गुस्से से भर उठी। उसने कहा, क्या मतलब, तुम किसी और से शादी कर चुके हो और अब मुझे बता रहे हो? शिवराज ने सफाई देते हुए कहा, वो मेरी मजबूरी थी। उर्वशी को मेरी ज़रूरत थी और मैं दादाजी के खिलाफ नहीं जा सकता था। अगर तुम अभी भी हाँ कर दो तो हम शादी कर सकते हैं। बाद में मैं उर्वशी को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हुई तो दादाजी मेरा और उर्वशी की शादी पक्की कर देंगे। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर काव्या और भड़क गई। उसने गुस्से में कहा, क्या तुम अपने दादाजी के कोई पालतू जानवर हो? जैसा वो कहेंगे तुम वैसा ही करोगे? क्या तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? साफ साफ कह दो कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते और मैं तुमसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। मेरे पापा कभी भी मेरा हाथ तुम्हें नहीं देंगे। अब फैसला तुम्हें करना है शिवराज। तुम मेरा इंतज़ार करोगे या फिर अपनी उस मंगेतर से शादी कर लोगे? अगर तुमने उससे शादी की तो हमारी राहें हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी, क्योंकि मैं किसी की दूसरी पत्नी बनना कभी भी स्वीकार नहीं करूँगी। वो बेहद नफरत भरे लहजे में ये सब बोल रही थी। शिवराज बस उसे हैरानी से देख रहा था।
उसने समझाने की कोशिश की, काव्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी मैं इतनी ताकत में नहीं हूँ कि दादाजी को मना कर सकूँ। लेकिन काव्या उसकी एक भी बात सुने बिना गुस्से से वहाँ से चली गई। शिवराज वहीं खड़ा अपना सिर पकड़कर रह गया था। जब वो घर पहुंचा तो घर में अजीब सा सन्नाटा था। वो थका हुआ सा लाउंज के सोफे पर बैठ गया और काव्या की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे लगा काव्या को उसकी मोहब्बत पर भी भरोसा नहीं है। अगर वो सच में उससे प्यार करती तो कम से कम उसका साथ देने को तैयार हो जाती। लेकिन शायद उसे सिर्फ शिवराज के बड़े बिजनेसमैन बनने में ही दिलचस्पी थी। तभी किसी ने कहा, पानी पी लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। शिवराज अपनी सोचों में डूबा हुआ था। उर्वशी की आवाज़ सुनकर वो होश में आया। वो उसके सामने पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। शिवराज ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। उसने गहरे लाल रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिछले 3 सालों में वो और भी ज़्यादा सुंदर हो गई थी, लेकिन आज पहली बार शिवराज ने उसे इतने गौर से देखा था। उसने चुपचाप गिलास पकड़ लिया और पानी पी लिया। फिर उसने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। उर्वशी ने धीरे से कहा, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। शिवराज ने सिर हिलाया और पूछा, दादाजी? उर्वशी ने जवाब दिया, वो स्टैंडी रूम में है। शिवराज ने खाली गिलास उसे वापस दिया और बिना कुछ कहे उठकर स्टैंडी रूम की तरफ चला गया। पीछे उर्वशी उसे हैरानी से देख रही थी। वो समझ सकती थी कि शिवराज परेशान है, लेकिन वजह नहीं जानती थी। जब शिवराज स्टैंडी रूम में पहुंचा तो वीरेंद्र चौहान एक किताब पढ़ने में लगे हुए थे। शिवराज उनके सामने जाकर बैठ गया और सीधे कहा, दादाजी आप शादी करवा दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वीरेंद्र चौहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर हल्के से मुस्कुरा दिए। वो समझ गए थे कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। आखिर इतने सालों का उनका अनुभव था और उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्होंने शांत लहजे में कहा, ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, बाकी सारे इंतज़ाम मैं देख लूँगा। इतना कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी। उसी समय शिवराज ने अपने मोबाइल में काव्या का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने तय कर लिया था कि अब वो किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। जब उसने शादी का फैसला कर ही लिया था तो अब उसे सिर्फ उर्वशी के बारे में ही सोचना चाहिए। शादी की तैयारियां कब पूरी हुई और कब उनकी शादी हो गई, दोनों को ठीक से पता ही नहीं चला। जैसे वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब उर्वशी दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। वो बहुत ही खुश भी थी और थोड़ी घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेचैनी क्यों महसूस कर रही है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो चौंक कर होश में आई थी। शिवराज कमरे में आ चुका था। उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए उर्वशी का दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा था। शिवराज ने दरवाज़ा बंद किया और आकर उसके पास बिस्तर पर बैठ गया। उर्वशी थोड़ा और सिमट गई। जब उसने सिर उठाकर शिवराज की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी थकी हुई मुस्कान थी। शिवराज ने जब उर्वशी को देखा तो कुछ पल के लिए जैसे सांस लेना भूल गया था। सच में वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुरमई आंखें इतनी गहरी लग रही थीं कि जैसे उसमें पूरी दुनिया खो जाए। एक पल को उसे लगा कि वो काव्या से भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन दिल का क्या करे, मोहब्बत हमेशा समझ से नहीं चलती। वो ये बात उर्वशी को नहीं बता सका कि इस वक्त उसके दिल में बहुत ही उलझन है। उसने हल्की आवाज़ में कहा, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ना दूँ और तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहो। उसने उर्वशी का हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया तो उर्वशी का दिल और तेज़ धड़कने लगा। उर्वशी ने धीरे से कहा, शिवराज। वो शायद टेबल की दराज खोलकर कुछ ढूंढ रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मुड़ा और बोला, हाँ बोलो। उर्वशी आज उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। इतने में शिवराज ने दराज से एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला और उसके हाथ में एक सोने का ब्रेसलेट पहना दिया। उसने कहा, ये तुम्हारी मुँह दिखाई है। उर्वशी मुस्कुरा दी और धीमे से बोली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया और मुझे इतनी इज्जत दी। मैं वादा करती हूँ कि हमेशा आपकी वफादार रहूँगी। मैंने कभी आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी सोचूंगी। आपने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी और अपना सिर शिवराज के सीने पर रख दिया।
उसकी इस नज़दीकी से शिवराज के दिल में हलचल मच गई। वो पहले ही उसके साथ एक ही कमरे में होने से घबरा रहा था और अब उर्वशी की इस मासूम नज़दीकी ने उसे और उलझा दिया था। उर्वशी ने अपनी बाहें उसके चारों तरफ रख ली और इसके सीने से लगकर गहरी सांस ले रही थी, जैसे उसे वही सुकून मिल रहा हो। शिवराज ने भी धीरे से उसे अपने करीब कर लिया और उसके माथे को चूम लिया। उर्वशी को लगा जैसे उसके दिल में सुकून उतर रहा हो। थोड़ी देर बाद शिवराज ने धीरे से कहा, तुम थक गई होगी, जाकर कपड़े बदल लो। उसने मुश्किल से खुद को संभालते हुए उर्वशी को अलग किया। उर्वशी ने सिर हिलाया और उठकर बाथरूम में चली गई। जब वो चेहरा धोकर बाहर आई तो उसने देखा शिवराज फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो बोल रहा था, मैं कह चुका हूँ कि आज नहीं आ सकता, बाद में बात करेंगे। लगता है वो किसी से बहस कर रहा था। उर्वशी उसके पास गई और बोली, शिवराज क्या हुआ, सब ठीक है? शिवराज ने जल्दी से कॉल काट दी और कहा, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। वो जाकर बिस्तर पर बैठ गया और मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। उर्वशी बोली, लेकिन आप परेशान लग रहे हैं। उसने साधारण से काले रंग का नाइट सूट पहन रखा था। शिवराज ने खुद को संभालते हुए कहा, सब ठीक है। मन ही मन काव्या को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि वो लगातार फ़ोन करके उसे शादी न करने के लिए बोल रही थी। लेकिन अब शादी तो हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया और फिर उर्वशी की तरफ ध्यान दिया, जो उसके पास आकर बैठ गई थी। उर्वशी ने मुस्कुराकर कहा, आपने मेरी मेहंदी देखी ही नहीं, देखिए मेरे हाथों में कैसी लग रही है। उसने अपने दोनों हाथ उसके सामने फैला दिए। शिवराज ने देखा कि उसकी मेहंदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने उसके हाथ पकड़े और देखा कि उसकी हथेलियों के बीच में शिवराज की दुल्हन लिखा हुआ था। ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने उर्वशी के दोनों हाथ अपने होठों से लगा लिए। वो धीमे से बोला, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? उर्वशी हंसती और बोली, पता नहीं, शायद आपको लगती हूँ। या तो देखने वालों की नज़र का कमाल होता है, हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है। शिवराज ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से लग गई। उस पर शिवराज खुद पर काबू न रख सका और उसने उसे अपने करीब कर लिया। उर्वशी ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। उसे लगा कि शायद शिवराज भी उससे उतना ही प्यार करता है, लेकिन असल में शिवराज उस पल अपने मन की उलझनों से भागना चाहता था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और दोनों उसी कमरे में साथ थे। रात के किसी पहर उर्वशी हल्की नींद में शिवराज के सीने पर सिर रखकर सो रही थी कि तभी कमरे में मोबाइल की घंटी बजने लगी। वो करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन फ़ोन बार बार बजता रहा। आखिर शिवराज की भी नींद खुल गई। उसने फ़ोन उठाकर कहा, क्या बात है, आधी रात को क्यों फ़ोन कर रही हूँ? ये सुनकर उर्वशी भी उठकर बैठ गई। फ़ोन पर क्या कहा गया उसे पता नहीं चला था, लेकिन शिवराज अचानक जल्दी जल्दी उठकर ड्रेसिंग रूम में गया और 2 मिनट में कपड़े बदलकर बाहर निकलने लगा। उर्वशी ने घबराकर पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं शिवराज, इतनी रात को? उसने जल्दी से कहा, एक ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, सुबह आकर बताऊंगा। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद उर्वशी सारी रात सो नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ गया है। अभी तो उनकी शादी को कुछ ही घंटे हुए थे। कुछ देर पहले ही तो दोनों साथ बैठे थे। वो सोच रही थी कि किससे बात कर रहा था और वो लड़की कौन थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में अब कोई तीसरा भी आ चुका है। सुबह करीब 10 बजे शिवराज घर लौटा, जबकि रात 12 बजे उनका रिसेप्शन था। उर्वशी कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। जैसे ही शिवराज अंदर आया, उसने राहत की सांस ली और तुरंत पूछने लगी, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। आप किस लड़की से बात कर रहे थे? आपको पता है ना, आज हमारा रिसेप्शन है। दादाजी भी पूछ रहे थे, मैं उन्हें क्या बताती? उसने आते ही कई सवाल पूछ लिए थे। शिवराज को ये सुनकर झुंझलाहट हो गई। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? इतने सवाल क्यों कर रही हो? मुझे सांस तो लेने दो। आते ही बिल्कुल पुरानी बीवियों की तरह पूछताछ शुरू कर दी। उसके तीखे लहजे से उर्वशी को अचानक लगा कि कुछ तो बदल गया है। ये वही शिवराज नहीं रहा जो पिछली रात उसके साथ था। ये शिवराज तो जैसे कोई और ही इंसान बन गया था। उर्वशी हैरान होकर बोली, आपको क्या हो गया है शिवराज? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पूछने का हक है। वो उसके कंधे पर हाथ रखने ही वाली थी
कि शिवराज ने झटक कर उसका हाथ हटा दिया। बस बहुत हो गया, मेरे सिर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए चला गया था। अब मुझे किसी का सवाल का जवाब नहीं देना और कोई सवाल मत करना। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। इतना कहकर वो उसे साइड करता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। उर्वशी वहीं खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ दिया हो। वो वही शिवराज नहीं था जो उसके साथ इतना नर्म और प्यार से बात करता था। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया था कि वो इतना बदल गया? वो कहाँ गया था? यही सब सोच सोच कर उर्वशी का सिर फटा जा रहा था। खैर, वलीमे का फंक्शन भी हो गया, लेकिन उसके बाद तो जैसे शिवराज उससे बिल्कुल बेगाना हो गया था। वो अक्सर आधी रात तक घर से गायब रहता, यूनिवर्सिटी से भी देर से आता और कई बार तो सीधे घर ही नहीं आता था। उर्वशी दिन भर उसका इंतज़ार करती रहती और धीरे धीरे बहुत ही परेशान रहने लगी। शायद दादाजी भी शिवराज की हरकतों को समझने लगे थे, इसलिए उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। एक दिन अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद उर्वशी बिल्कुल टूट सी गई थी, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सहारा थे। दादाजी की मौत के बाद सुनैना देवी को मौका मिल गया था। वो तो पहले से चाहती थी कि किसी तरह उर्वशी को इस घर से निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ शिवराज को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। उसके दादा की मौत हो गई। घर में उसकी पत्नी है, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो कहाँ जाता था, किसके साथ रहता था, किसी को ठीक से पता नहीं था। मगर सुनैना देवी को इतना ज़रूर पता चल चुका था कि उनके बेटे को किसी लड़की से प्यार हो गया है। वो लड़की काव्या थी। शादी वाली रात काव्या ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और उसी की खबर सुनकर शिवराज उसके पास चला गया था। काव्या ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वो जल्दी उससे शादी कर ले, बस अपनी पत्नी को छोड़ दे। शिवराज उर्वशी को सीधा छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसके साथ ऐसा बर्ताव शुरू कर दिया था कि उर्वशी खुद ही उससे नफरत करने लगे और उसे छोड़ दे। मगर वो भूल गया था कि शादी कोई खेल नहीं होती। उसने एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का फैसला कर लिया था। उधर सुनैना देवी भी यही चाहती थी कि शिवराज जल्दी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, ताकि वो उर्वशी को घर से निकाल सके। एक दिन शिवराज नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि उर्वशी कमरे के बीचों बीच खड़ी है और उसके हाथ में उसका मोबाइल है। वो तुरंत उसके पास आया और मोबाइल उसके हाथ से छीनते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? उर्वशी ने हैरानी से पूछा, ये काव्या कौन है? शिवराज का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें इससे क्या मतलब? उर्वशी की आंखें भर आईं। क्या मतलब? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे जानने का हक है कि ये लड़की कौन है। आप आधी रात को कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं? क्या मैं कुछ नहीं पूछ सकती? आज शिवराज ने भी साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जैसे उर्वशी के सिर पर आसमान टूट पड़ा था। आप किसी और से प्यार करते हैं? उसे लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा था। शादी की रात कुछ घंटों बाद ही शिवराज उससे ऐसे दूर हो गया था जैसे वो उसकी पत्नी ही ना हो। रोते हुए उसने पूछा, अगर आप किसी और से प्यार करते थे तो मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेते, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? और मैं जो आपसे प्यार करती हूँ उसका क्या? शिवराज ने सख्ती से कहा, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। दादाजी की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी, वरना मैं तो किसी और से प्यार करता था। ये सुनकर उर्वशी का दिल जैसे चाक हो गया था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, मतलब आपको मुझसे कभी प्यार नहीं था? शिवराज ने सिर हिला दिया। उर्वशी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मना कर देते, मुझे बता देते, मैं आपसे शादी ही ना करती। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? कुछ पल के लिए शिवराज भी चुप हो गया, जैसे उसे थोड़ा अफसोस हो रहा हो। फिर बोला, मैं तुम्हें छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तुम चाहो तो यहीं मेरे साथ रह सकती हो। वैसे भी एक आदमी 2 शादियां कर सकता है, मैं दोनों को बराबर रख सकता हूँ। और वैसी ने हैरानी से उसे देखा। और आपकी वो मोहब्बत, क्या वो ये सब सह लेगी? जब वो मुझे आपके साथ देखेगी, जब हमारे बच्चे होंगे। बच्चे? शिवराज ने हैरानी से कहा, मैं तुम्हें बस अपने साथ रखने की बात कर रहा हूँ, बच्चे कहाँ से आ गए? अब उर्वशी को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने दर्द भरी नज़रों से उसे देखा और कहा,
तो फिर ये कैसा इंसाफ है, आप बताइए। शिवराज ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना परिवार बनाऊंगा। सॉरी उर्वशी, तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी पसंद की पत्नी नहीं हो। हमारा रिश्ता बस एक अरेंज मैरिज है और मैं तुमसे अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ये सुनकर उर्वशी को जैसे अपने पैरों तले से जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। गिरने से बचने के लिए उसने जल्दी से सोफे का सहारा लिया। उसकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया था। तो बस इतनी सी औकात थी मेरी, उसने खुद से ही जैसे सवाल किया। फिर उसने खुद को संभाला और धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोली, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, जिससे शादी करनी है उससे कर लीजिए, लेकिन मैं अब आपके साथ इस घर में नहीं रहूँगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वो बिना रुके सीधा ड्रेसिंग रूम में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद अंदर से दबे दबे रोने की आवाज़ें आने लगी। शिवराज बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसके दिल में भी दर्द था, लेकिन वो मजबूर था। काव्या ने उसे कसम देकर उर्वशी से दूर होने को कहा था। वो खुद उसे छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसे मजबूर कर रहा था कि उर्वशी खुद ही उससे दूर चली जाए। कुछ देर बाद वो खाली कमरे को देखता हुआ बाहर चला गया, मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जब वो लौट कर आएगा तो उर्वशी वहाँ नहीं होगी। जब उसने आंटी से उर्वशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। ये सुनकर वो हैरान रह गया। इस दुनिया में उर्वशी का उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर वो कहाँ गई होगी? सुनैना देवी ने बनावटी दुख दिखाते हुए कहा कि शायद दूसरी शादी करने की बात से नाराज़ होकर चली गई। शिवराज को यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो सीधा अंकल के घर चला गया, लेकिन वो घर बंद था। उर्वशी वहाँ नहीं मिली। कई हफ्तों तक उसने पूरे शहर में पागलों की तरह उसे ढूंढा, लेकिन उर्वशी का कोई पता नहीं चला। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे समझ आ गया था कि काव्या के लिए जो वो महसूस करता था वो सिर्फ एक लगाव था, सच्ची मोहब्बत नहीं। इसलिए उसने फैसला कर लिया कि वो काव्या से शादी नहीं करेगा। उसी की वजह से उसने अपनी हंसती बसती ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली थी। सच तो ये था कि वो उर्वशी से अपने प्यार का इजहार कभी खुलकर नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसका होना ही काफ़ी था। जब वो चली गई तभी उसे महसूस हुआ कि उर्वशी के बिना उसकी ज़िंदगी अधूरी है। उसने काव्या को साफ साफ अपनी ज़िंदगी से निकल जाने को कह दिया था। कुछ समय बाद उसे ये भी पता चला कि काव्या सिर्फ पैसों के लिए उसके करीब आई थी। वो एक गोल्ड डिगर थी। ये जानकर शिवराज ने राहत की सांस ली कि उसने समय रहते खुद को उससे दूर कर लिया, लेकिन उर्वशी को वो कभी भूल नहीं पाया था। उसके बाद उसने दोबारा शादी भी नहीं की। बस हर रोज़ भगवान से यही दुआ करता कि काश एक बार उर्वशी उससे मिल जाए। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत उसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में उससे मिलवा देगी, मगर उर्वशी उससे बहुत ही नाराज़ थी और अब उसे हर हाल में उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाना था। एक दिन उर्वशी लाइब्रेरी से बाहर निकली तो उसने सामने शिवराज को खड़े देखा। 24 घंटे बाद वो फिर उसके सामने था। साफ था कि इन 24 घंटों में वो सब कुछ पता कर चुका था कि वो कहाँ रहती है और क्या काम करती है। उर्वशी ने गहरी सांस ली। वो बस यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहती थी। तभी बिहान पापा पापा कहता हुआ उसकी तरफ भागा। शिवराज ने मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लिया। उर्वशी यहाँ लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी करती थी और ये नौकरी भी उसे बहुत मुश्किल से मिली थी। दोनों कश्मीर की वादियों से होते हुए कस्बे की तरफ चलने लगे। उर्वशी आगे आगे चुपचाप चल रही थी और शिवराज उसके पीछे। उसे पता था कि वो उसके घर तक ज़रूर आएगा। आधा रास्ता निकल गया, लेकिन दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। बस्ती के करीब पहुंचकर उर्वशी पलटी और बोली, चलो बिहान, घर आ गया है, अब बहुत हो गया, चलो। उसने बिहान को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो सिर हिलाकर शिवराज से और चिपक गया। दरअसल वो अपने पापा को पहचानता था, क्योंकि उर्वशी ने कभी उसके पापा के बारे में उसे कभी अनजान नहीं रखा था। उसने बचपन से ही उसकी तस्वीर दिखा रखी थी। कितने ज़िद्दी हो गए हो तुम, उर्वशी बड़बड़ाई और उसे लेने लगी, लेकिन शिवराज ने धीरे से उसका हाथ पीछे कर दिया और कहा, रहने दो, वो क्या कर रहा है तुम्हें। उसकी आवाज़ में नरमी भी थी और हल्की शिकायत भी। देखो तो कौन बोल रहा है, उर्वशी ने धीरे से कहा और फिर आगे चलने लगी। तभी शिवराज ने पीछे से आवाज़ दी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। नहीं, उर्वशी ने बिना पलटे जवाब दिया।
लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। शिवराज ने फिर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको ना का मतलब समझ नहीं आता। वो गुस्से से पलट कर बोली। शिवराज भी उसके पीछे पीछे चलता रहा और बोला, अच्छा ये बताओ, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई थी? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? गुस्सा थी तो रुककर बात कर सकती थी। उर्वशी बिना पलटे बोली, जब इंसान को समझ आ जाए कि अब उसकी किसी जगह पर कोई इज्जत नहीं रही तो उसे खुद ही वो जगह छोड़ देनी चाहिए। कुछ पल खामोशी रही, फिर शिवराज ने धीमे से कहा, अगर मैं कहूँ मैंने दूसरी शादी की ही नहीं। उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि उर्वशी के कदम अचानक रुक गए थे। उसने पलटकर उसे हैरानी से देखा। उसकी आंखों में यकीन और शक दोनों थे। ये कैसा मजाक है? उसने पूछा। शिवराज की आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की क्योंकि मुझे समझ आ गया था मेरी ज़िंदगी में पहले भी तुम हो और आखिर भी तुम ही हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने किया वो गलत था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने भी गलत किया। शिवराज अब हल्की नाराज़गी में बोला, घर छोड़कर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। घर छोड़ने वाली बात सुनकर उर्वशी के होठों पर एक हल्की कड़वी सी मुस्कान आ गई थी। आपको बहुत देर से याद आया ये सब? और जहाँ तक घर छोड़ने की बात है तो जाकर अपनी माँ से पूछिए, उन्होंने ही मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाला था। आखिर उसने सच बोल ही दिया था। उसकी बात सुनकर शिवराज के होठों पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। मुझे पता था, माँ ने कुछ समय पहले मुझे सब बता दिया था। वो बहुत शर्मिंदा है, मुझसे माफ़ी भी मांग चुकी हैं, लेकिन उनकी माफ़ी से तुम तो वापस नहीं आई ना। इतने में वे दोनों उर्वशी के घर तक पहुंच चुके थे। उर्वशी ने गहरी सांस ली और बोली, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी मंजिल आ गई है, अब आपको वापस जाना चाहिए। उसने बिहान को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन शिवराज ने जाने का कोई इरादा नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा और बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती और मेरे साथ वापस नहीं चलती। उसने जैसे साफ साफ अपना फैसला सुना दिया। उर्वशी ने भी तुरंत जवाब दिया, मैं कहीं नहीं जाने वाली, चाहे सारी ज़िंदगी यहीं कश्मीर में क्यों ना रहना पड़े। उसकी आवाज़ में भी वही जिद थी। शिवराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है तो फिर ऐसा ही सही, मैं भी यहीं बैठता हूँ, देखते हैं आज किसकी जिद पूरी होती है। इतना कहकर वो घर से बाहर पड़े एक पत्थर पर जाकर आराम से बैठ गया। उर्वशी ने अफसोस से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये छोटा सा घर भी उसके दादाजी के एक दोस्त की पत्नी ने दिलवाया था। वो आज भी उनका एहसान मानती थी, वरना सुनैना देवी तो उसे घर से निकालकर दुनिया की ठोकरों पर छोड़ देने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। अच्छा हुआ कि वो दादाजी के दोस्त के पास चली गई थी। वो उसका आखिरी सहारा थे। फिर कुछ समय बाद वो हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर कश्मीर आ गई थी। उर्वशी मजबूत थी, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले तक उसके साथ ये दो लड़कियां किराए पर रहती थीं, जो पास के हॉस्पिटल में नौकरी करती थीं। उनकी वजह से उसे काफ़ी सहारा मिल जाता था। अब वो अकेली रहने की आदी हो चुकी थी। बाहर कश्मीर की रात गहरी होती जा रही थी और ठंड भी तेज़ होती जा रही थी। तभी उर्वशी ने खिड़की से बाहर झांका और हैरान रह गई। शिवराज अभी भी उसी पत्थर पर बैठा था और ठंड से काँप रहा था। वो वापस जाने का नाम नहीं ले रहा था। क्या सच में वो उसे वापस ले जाना चाहता था? क्या वो सच में बदल गया था? लेकिन क्या वो इतनी आसानी से सब भूल सकती थी? उसने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। वो तो किसी और से प्यार करता था। अगर सच में उसे प्यार होता तो क्या उसे इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती? मगर फिर उसके मन में एक और ख्याल आया, क्या मर्दों को अपनी असली मोहब्बत समझने में इतना वक्त लग जाता है? क्या सच में शिवराज को अब जाकर एहसास हुआ है? उर्वशी ने सिर झटक दिया। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। वो वापस अंदर चली गई, लेकिन उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था। करीब 1 घंटा और गुजर गया। उसे लगा अब तक वो शिवराज चला गया होगा, लेकिन जब उसने फिर खिड़की से बाहर देखा तो वो वहीं दीवार से टिककर ज़मीन पर बैठा हुआ था। ठंड अब और भी तेज़ हो गई थी। ये देखकर उर्वशी के रोंगटे खड़े हो गए। अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो सच में बीमार पड़ जाएगा। वो इतना ज़िद्दी क्यों था और वो इतनी चिंता क्यों कर रही थी? जवाब साफ था, क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करती थी। आखिर उसकी जिद और उसका गुस्सा सब हार गया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई।
अब हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। उर्वशी उसके पास पहुंचकर बोली, ये क्या बचपना है शिवराज, भगवान के लिए यहाँ से जाइए, क्यों मेरा तमाशा बना रहे हैं। वो उसके कंधे को हिलाते हुए उसे उठाने लगी। शिवराज ने धीरे से कहा, तमाशा कैसा, मैं तो बस तुम्हें इज्जत के साथ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम कोई गैर नहीं हो, मेरी पत्नी हो। मगर ठंड की वजह से उसके होठ तक नीले पड़ चुके थे। उर्वशी ने परेशान होकर कहा, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे मुंबई वापस जाने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ ठीक हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। उसके लहजे में अब पहले जैसी सख्ती नहीं रही थी। शिवराज ने गंभीर होकर कहा, तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस समाज में अकेली औरत के साथ कैसा व्यवहार होता है मैं सब जानता हूँ। जब मैं मर जाऊँगा तब चाहो तो इन पहाड़ों में आकर रह लेना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। उर्वशी ने थकी हुई आवाज़ में पूछा, तो आप क्या चाहते हैं। सच तो ये था कि वो बस जल्द से जल्द उसे इस ठंड से अंदर ले जाना चाहती थी। वो खुद सिर्फ 2 मिनट बाहर खड़ी हुई थी और उसकी हालत ख़राब हो रही थी, जबकि शिवराज न जाने कब से बाहर बैठा था। शिवराज ने धीरे से कहा, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन अगले ही पल उर्वशी ने गुस्से से उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ठंडी हवा में भी उस थप्पड़ की गर्मी शिवराज को महसूस हुई थी। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, और मान लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उर्वशी झुंझला गई, आप सच में पागल हैं। उसने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे अंदर ले आई। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगे शिवराज को चक्कर आने लगा। वो गिरने ही वाला था कि उर्वशी ने तुरंत उसे संभाल लिया। किसने कहा था बाहर बैठने को। वो झुंझलाते हुए उसे सहारा देकर सोफे तक लाई और लिटा दिया। फिर जल्दी से कमरे से कंबल लाकर उसे उड़ा दिया। उसे तेज बुखार हो चुका था। विहान तो काफ़ी पहले ही सो चुका था। उर्वशी उसे सुला चुकी थी। अब वो किचन से ठंडा पानी लेकर आई और शिवराज के पास बैठकर उसके माथे पर पट्टियाँ रखने लगी। उसके बाद क्या हुआ उसे ठीक से याद नहीं, लेकिन बुखार में भी शिवराज बार बार बस एक ही शब्द बोल रहा था, सॉरी उर्वशी। हैरान रह गई थी, क्या सच में वो उससे इतना प्यार करता था। जब दोबारा शिवराज की आंख खोली तो शायद सुबह हो चुकी थी। उर्वशी सारी रात नहीं सोई थी। वो अब भी उसके पास बैठी उसके माथे पर पट्टियाँ रख रही थी। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। सारी रात ठंड में बैठे रहते, मर जाते। वो धीरे धीरे बोल रही थी। तभी शिवराज ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उर्वशी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। शुक्र है अब होश आया है आपको। उसने राहत की सांस ली और ठंडे पानी का बर्तन और कपड़ा साइड टेबल पर रख दिया। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, मुझे अब जाना चाहिए। शिवराज उठने की कोशिश करने ही वाला था कि उर्वशी ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे फिर से लेटने का इशारा किया। चुपचाप लेटे रहो, वरना मुझसे बहुत मार खाओगे। खुद को समझते क्या हो आप, कोई बड़े हीरो हो क्या। पहले परेशान करते हो, फिर हीरो बनने की कोशिश करते हो। वो गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन उसके लहजे में जो फिक्र थी शिवराज उसे साफ महसूस कर सकता था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, वैसे भी अब तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता रहा, मुझे मरने दो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर उर्वशी ने गुस्से से उसके सीने पर ज़ोर से मुक्का मार दिया। चुप हो जाओ और चुपचाप लेटे रहो। ये कहकर वो गुस्से में उठी और सीधे किचन में चली गई। शिवराज में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उठकर चल सके। वो वहीं आधे होश में करीब 1 घंटे पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उर्वशी वापस आई और उसके पास बैठकर बोली, उठिए, सूप पी लीजिए, मैंने आपके लिए सूप बनाया है। उसने बड़ी मुश्किल से शिवराज को थोड़ा उठाया, उसके पीछे तकिया लगाया और खुद सामने बैठकर उसके हाथों से सूप पिलाने लगी। शिवराज चुपचाप उसे देखता रहा और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसका दिल धीरे धीरे पिघल रहा है। सूप खत्म होने के बाद उर्वशी उठने लगी तो शिवराज ने उसका हाथ पकड़ लिया। और कितनी सजद हो गई खुद को, मुझे और उस मासूम बच्चे को, उसने बेबसी से पूछा। उर्वशी ने तुरंत कहा, मैं किसी को कोई सज़ा नहीं दे रही, सज़ा तो मुझे मिली थी ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आकर। वो उठकर जाने लगी तो शिवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैंने झूठ कहा था, दादाजी से हमारी शादी ज़बरदस्ती नहीं करवाई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से और खुशी से तुमसे शादी की थी। मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ,
लेकिन वो सिर्फ एक धोखा था। सच तो ये था कि मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थी। बस मुझे अपनी मोहब्बत समझने में थोड़ा वक्त लग गया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे एक मौका दे दो सब कुछ ठीक करने का। अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो तुम मुझे छोड़ देना। मैं फिर कभी मौका नहीं मांगूंगा। सॉरी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उर्वशी की आंखें फिर से नम हो चुकी थीं। उर्वशी रोते हुए बोली, मैंने आपसे प्यार किया था शिवराज, बहुत ज़्यादा। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो रोते रोते उसके सीने से लग गई और गुस्से में उसके सीने पर हल्के हल्के मुक्के मारने लगी। वो 4 साल तक यही सोचती रही कि शायद शिवराज किसी और के साथ अपनी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रहा होगा, लेकिन अब पता चला कि वो 4 साल से सिर्फ उसी का था। ये सोचकर ही उसके दिल में उसे माफ़ करने की थोड़ी हिम्मत आ गई थी। वैसे भी वो उससे अब भी प्यार करती थी। उसे नहीं पता था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन वो उसे माफ़ कर सकती थी। आखिर इंसान गलती करता है और माफ़ तो भगवान भी कर देता है। अगर एक माफ़ी से उनकी ज़िंदगी फिर से बन सकती है और वो फिर से एक परिवार बन सकते हैं, तो वो क्यों ना उसे माफ़ करती। थोड़ी देर बाद उर्वशी ने कहा, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं, जो आपकी माँ का है। मुझे अलग घर चाहिए। उसने साफ साफ अपना फैसला सुना दिया। अगर आप मुझे अलग घर लेकर देंगे तभी मैं आपके साथ चलूँगी, जहाँ से मुझे कोई ये कहकर बाहर ना निकाले कि ये मेरा घर नहीं है। उसके लहजे में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। शिवराज ने उसे अपने सीने पास खींचते हुए उसके बालों में हाथ फेरा और उसके माथे को चूमकर बहुत नरमी से बोला, तुम मुंबई पहुंचने से पहले ही तुम्हारा अपना घर तैयार मिल जाएगा। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उर्वशी कुछ कहती उससे पहले ही विहान की आवाज़ आई, मम्मा पापा। वो आंखें मलता हुआ कमरे से बाहर आया और दोनों को साथ खड़ा देखता वहीं रुक गया था। अगले ही पल दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। विहान दौड़ता हुआ आया और शिवराज की टांगों से लिपट गया। शिवराज ने झुककर उसे गोद में उठा लिया। विहान मासूमियत से बोला, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना पापा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना। ये सुनकर शिवराज का दिल भर आया। उसने विहान के माथे को चूमते हुए कहा, कहीं नहीं जाऊंगा, अब हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहकर उसने एक हाथ से विहान को पकड़ा और दूसरे हाथ से उर्वशी को अपने पास खींच लिया। उर्वशी भी मुस्कुरा दी। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि 4 साल बाद उसकी ज़िंदगी फिर से ऐसे बदल जाएगी। कभी कभी मोहब्बत भी अजीब खेल खेलती है, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो आखिरकार मोहब्बत अपने हिस्से का रास्ता ढूंढ ही लेती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।